वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट इन दी स्टेट्स। हम अपना एजेंडा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या मोस्टली कवर करने वाले हैं या फिर हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है वो क्या होने वाला है। सो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या हिस्ट्री रहा अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि इंडिया उस वक्त में बहुत बड़ा कंट्री था। एंड जैसे अभी हम जो देखते हैं पार्टीशन इंडिया वैसा नहीं था। सो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते थे, मूवमेंट की डेवलपमेंट अलग होते थे। सो वो हम जानेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो नेशनल कॉन्शियसनेस है कि हम एक साथ होकर ब्रिटिशर्स को ओवर पावर करें और या उनके रूल को खत्म कर दे। सो वो नेशनल कॉन्शियसनेस या फिर वो नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ इंडियंस के बीच। फिर हम ये भी पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में जो कि है प्रजा मंडल मूवमेंट, जिसको बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैसे लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। फॉर एग्जांपल कांतापुरा है, ये राजा राव ने लिखा था। ये एक लिटरेचर है और ये हमें बताता है या एक रिप्रेजेंटेशन है लिटरेचर के फॉर्म में अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो इट्स गोना बी एन इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। लेट्स बिगिन। सो बेसिकली ब्रिटिश रूल इंडिया में 1858 से लेकर 1947 तक रहा था। इस रूल के वजह से बहुत डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जिस तरह से हमें एक्सप्लॉइट किया उनका डेवलपमेंट्स जो कि ऑफ कोर्स उनके फेवर में रहा है। तो हम एक छोटा सा टाइमलाइन अब देखेंगे और जानेंगे कि कैसे वो पॉइंट आया जहां एक्चुअली ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल करने लगे एंड देन उसका डिक्लाइन। सो द बिगिनिंग, अर्ली कंट्रोल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। सो द ब्रिटिश पावर बिगैन थ्रू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमको पता है कि जो मुगल टाइम में ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे अच्छे रॉ मटेरियल्स पाए जाते थे। तो उसी के लिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो ट्रेडिंग शुरू करें इंडिया से और अपना एक अच्छा होल्ड बनाए इन दी यूरोपियन मार्केट। क्योंकि तब इंडिया का प्रोडक्ट्स या इंडियन रॉ मटेरियल्स का बहुत वैल्यू होता था, टेक्सटाइल का वैल्यू होता था, देन स्पाइसेस। तो इसी के लिए दे वांटेड टू compete with the other companies back in Europe and make their own control over the market. इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ये ट्रेड शुरू किया। एंड जैसे जैसे उन्होंने ट्रेड शुरू किया फिर वो धीरे धीरे ट्रेड और टेरिटरीज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तब उनका मेन इंटेंशन क्या था कि वो ट्रेड से प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। सो 1857 वो टाइम था जहां एक टर्निंग पॉइंट आया, द इंडियन रेबिलियन। सो एक बहुत बड़ा अपराइजिंग हुआ 1857 में और इसके वजह से ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इससे हमारा ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरीज पर भी फोकस करना शुरू कर लिया टू कैप्चरिंग इट फॉर देयर ट्रेड रीजंस। तो 1858 शुरू हो गया उनका ब्रिटिश राज। उनका जो रूल था टेन्योर फ्रॉम 1858 से लेकर 1947 तक। सो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। इकोनॉमिक रोल को ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इंडिया में पता था कि हब ऑफ रॉ मटेरियल्स था, टेक्सटाइल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, स्पाइसेस एक्सेट्रा। इसी चीज के लिए इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ब्रिटिश एम्पायर के लिए। एंड इंडिया तब फिर ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया था। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इंस्टॉल किए इन द कंट्री, सो दैट रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने
के साथ साथ वो प्रोड्यूस करके भी फिनिश गुड्स बना के भी कमा सके और एक बड़ा मार्केट बन सके ब्रिटिश गुड्स के लिए। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ये डेवलपमेंट्स ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, इंडियंस के नहीं। सो बेसिकली ये डेवलपमेंट्स तो बस एक वर्ड है, बट ये एक्चुअली एक एक्सप्लॉइटेशन था अगेंस्ट द इंडियंस। उन्होंने रेलवेज बनवाया, स्कूल्स बनवाया, बट ये सब उनके मतलब के लिए था। उन्होंने बहुत सारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशंस भी किए। इसके वजह से पोवर्टी भी फैलता रहा, जैसे लो वेजेस एंड देन लो प्राइस्ड गुड्स खरीदना, फिर लैंड्स को ऑक्यूपाई करना अपने नीड्स के लिए विदाउट एक्चुअली गिविंग द वैल्यू टू द ओनर्स, एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन भी था। ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिसकी वजह से ग्रिम कंडीशन, ये सिचुएशन शुरू हो गया इन दी कंट्री, एंड दैट्स वेयर कम्स द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब इंडियंस को लगने लगा कि ये हमारा देश है, इस रिसोर्सेस हमारे हैं, ये अब बाहर के लोग आके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमें जैसे रहना है, हमारे रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है वो करने नहीं दे रहे। सो इसके वजह से एक लव क्रिएट हुआ फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, for the resources of the nation, and that's nationalism. That's why they started off fighting for their freedom. The Indian national movement grew stronger with time. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड बनने लगे, यूनाइटेड बनने लगे, एंड दैट्स हाउ जो पूरा मास इंडियन मूवमेंट था वो स्ट्रांग बन गया। फाइनली 1947 में, आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया ऑन 15th अगस्त 1947, एंड ब्रिटिश रूल फाइनली खत्म हुआ। तो ये एक छोटा सा टाइमलाइन था आपको एक ग्लिम्स देने के लिए कि ओवरऑल क्या हुआ हमारे कंट्री के साथ, और उसके थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए। अब टाइम है एक छोटा समरी का, जहाँ मैं आपको शॉर्ट में पूरा चीज एक टाइमलाइन के फॉर्म में बताऊंगा। सो बिफोर 1857, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना धीरे धीरे राज शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी लिख देते हैं। फिर 1857 में क्या हुआ, इंडियन रेबेलियन हुआ अगेंस्ट द कंपनीज रूल। सो बेसिकली हमने देखा कि उनका मेन मोटिव ट्रेड का था, पर धीरे धीरे दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग टेरिटरीज, जिससे वो ट्रेड को और आसान कर सके, और इसके वजह से एक रेबेलियन अपहीवल हुआ अगेंस्ट देम, और उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए, एंड दैट्स हाउ दे हैड अचीव कंट्रोल ओवर मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड फिर ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया फ्रॉम द कंपनी। 1857 को जो ब्रिटिश मतलब अपहीवल हुआ था, एंड फाइनली 1958 को उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। यहाँ पर क्या हुआ था, रेबिलियन। फिर 1858 से लेकर 1947 तक उनका रूल चला, ब्रिटिश रूल, एंड फाइनली 15th अगस्त 1947 को क्या हुआ, इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। सो ये मेजर 5 इवेंट्स हमने क्विक समरी देख लिया कि हमने क्या टाइमलाइन पढ़ा है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इससे आप लिंक कर सकते हैं अपने सारे आइडियाज जो चैप्टर देना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है।
आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट सेशन में हम आगे इंट्रोडक्शन को और आगे लेते हुए हम पढ़ेंगे कि कैसे रूल ब्रिटिशर्स ने रूल किया इन इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद अलग अलग नेशनलिस्ट आइडियाज का फैलना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में। एंड देन फाइनली हम फिर बढ़ेंगे आगे कि नेशनल मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था एंड सो ऑन। Thank you so much for watching and see you in the next one. Thank you. Hello everyone, welcome back to my channel. आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द स्टेट्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइन करके एक वन शॉट वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। तो आज की क्लास में हम पहले देख लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद हम देखेंगे द इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। जो अगेन 1920 से लेकर 22 तक चला था। इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में कैसे नेशनल मूवमेंट्स चला। इसमें बेसिकली हम देखेंगे पीसेंट मूवमेंट के बारे में। और ये पीसेंट मूवमेंट दो जगह में देखेंगे, एक है अवध और एक है शेखावती, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में इन बालिया, जो कि यूपी में है। और फिर इसके बाद हम छोटा सा टाइमलाइन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट इन बालिया में यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम टाइमलाइन और एक छोटा सा समरी देखेंगे, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिकली एक छोटा सा टाइमलाइन को ही इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल किया, और फिर कैसे इंडियन रेबेलियन जो कंपनी के रूल के अगेंस्ट था वो कैसे हुआ। एंड फिर उसका डाउनफॉल के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, और कैसे इंडिया फिर एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। इसी को हमने बहुत ब्रीफ में लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम उसी टाइमलाइन को डिटेल में पढ़ेंगे, with reference to the Quit India movement, peasant movement, and of course the background of the national movement जो हमारे कंट्री में चला। तो एक टाइमलाइन में वापस से बना लेता हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में भी मैंने लास्ट क्लास के एंड में बनाया था। सो बिफोर 1857 हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स इंडिया। इसके बाद हमने देखा 1857 में रेबिलियन हुआ था अगेंस्ट द कंपनी। फिर 1858 में ब्रिटिश क्राउन टेक्स कंट्रोल, टेक्स डायरेक्ट कंट्रोल। एंड देन
1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश राज चला। एंड उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। इंडिया बिकम्स एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये एक रफ टाइमलाइन है जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। इससे आपको डेट्स का भी थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा कि 1857 बिफोर, फिर 1857, फिर 1858, एंड देन 1858 से लेकर 1947। सो इसमें आप अपने सारे इवेंट्स को टाइम फॉर्म में देख पाएंगे कि किस टाइम पर क्या हुआ, और आप डॉट्स को रिलेट करके पूरा चैप्टर को भी बहुत अच्छे से आपके माइंड में रख सकते हैं। So let's begin with administrative situation in colonial India. So colonial India में हमारा पूरा कंट्री दो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में डिवाइडेड था, जिसमें 60% ब्रिटिशर्स का रूल था एंड 40% प्रिंसली स्टेट्स का रूल था। ये प्रिंसली स्टेट्स ऑटोनॉमस होने चाहिए थे। ऑटोनॉमस का मतलब है इंडिपेंडेंट, कि उनका रूल है तो सब उनका ही चलने वाला है, बट ऐसा नहीं था। दे वर इनडायरेक्टली गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अब ये ब्रिटिशर्स से कैसे इनडायरेक्टली गवर्न थे? दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट। सो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स पूरे कंट्री में ही रूल कर रहे थे। एक था डायरेक्ट और एक था इनडायरेक्ट। अब इस टर्म को अच्छे से समझते कि इसका मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, they had the final say in important matters like foreign policy, war and succession to the throne। मतलब जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी वॉर रिलेटेड मैटर्स हैं, और जैसे अगर किंग मर गया तो उसका सक्सेशन, मतलब सक्सेशन टू द थ्रोन, कौन वो थ्रोन में आगे बैठेगा, ये सारे मैटर्स पर ब्रिटिशर्स का ही चलता था। सो इनडायरेक्टली वो अपने हिसाब से लोग को अपॉइंट करके उस जगह को रूल कर सकते हैं। The local rulers could manage everyday affairs, but only as long as they accepted the British supremacy। तो इसका मतलब है कि जो राजा थे वो अपने जगह में रूल कर सकते थे, बट किस एक्सटेंट तक रूल कर सकते थे? सिर्फ वो एवरीडे अफेयर्स की, आज ये प्रॉब्लम है तो उसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, वो जैसे वॉर हो गया या फिर एक्सपेंशन, ये सब के बारे में वो कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज ब्रिटिश सुप्रीम था। दे आर रूलिंग, बट उनसे ऊपर है ब्रिटिशर्स। ये जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है बीइंग द टॉप पावर, राइट। फिर आता है द थर्ड पॉइंट, जो कि है इफ डिस्प्यूट्स और इंस्टेबिलिटी अरोज, ब्रिटिश कुड इंटरफियर और टेक डायरेक्ट कंट्रोल। थर्ड पॉइंट है कि इफ डिस्प्यूट्स और इंस्टेबिलिटी अरोज द ब्रिटिश कुड इंटरफियर और टेक डायरेक्ट कंट्रोल। मतलब अगर कोई इंस्टेबिलिटी आया किंगडम में, या फिर कोई इतना बड़ा सिचुएशन आ गया जहाँ किंगडम पर बहुत खतरा है, तो उस समय में ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल ले सकते हैं और अपने हिसाब से सारा सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, एंड कैसे ब्रिटिशर्स ही पूरे कंट्री को रूल करते थे। एक था डायरेक्ट कंट्रोल और एक था इनडायरेक्ट कंट्रोल, दैट इज थ्रू प्रिंसली स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना काम कर रही है, फ्रीडम फाइटर्स अपना काम कर रहे हैं, और लोग एज यूजुअल इस ब्रिटिशर से तंग होकर उनका एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे हैं। इसमें नेशनलिज्म का क्या इन्फ्लुएंस रहा? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि नेशनलिज्म का मतलब होता है लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। सो ये कैसे अपना इन्फ्लुएंस बनाया, और इससे कैसे नेशनल मूवमेंट को भी एक पुश मिला, तो उसको देख लेते हैं।
Even though Indian National Congress, that is INC, adopted policy of no interference in the matters of princely states, but the feeling of nationalism forced them to do so in later years. तो आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये पॉलिसी था कि वो प्रिंसली स्टेट्स के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिशर्स का जो मामला है वो खुद सॉर्ट कर देंगे, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। बट जो वो नेशनलिज्म का जो इन्फ्लुएंस हुआ उससे क्या हुआ, आईएनसी भी फोर्स हो गया कि वो इंटरफियर करे। अब क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ इन प्रिंसली स्टेट्स में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ, उनके लोग और एडुकेटेड हो गए इस टर्मिनोलॉजी से, एंड इसके वजह से उनके डिमांड्स आईएनसी तक पहुंच पाए एंड इवेंचुअली आईएनसी को इंटरफियर करना पड़ा। तो आप देख रहे हो कैसे हिस्ट्री में कुछ ना कुछ इवेंट्स दूसरे इवेंट से रिलेटेड होता है और कैसे सब एक साथ कनेक्ट होके हम रीइंफोर्स कर सकते हैं कि कैसे हम अभी जो जी रहे हैं और अभी जो हमारा थिंकिंग है वो कैसे पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे नेशनलिज्म का आइडिया बढ़ा, द नेशनलिस्ट आइडियाज। The influence of the INC on people of these princely states was mainly because उधर के लोग ही उनसे उनका सपोर्ट मांग रहे थे और उनका हेल्प मांग रहे थे कि वो प्रिंसली स्टेट्स के अगेंस्ट जाकर डेमोक्रेसी, सेल्फ रूल एंड सिविल राइट्स को इस्टेब्लिश कर सके। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को इन आइडियाज के बारे में पता कैसे चला? आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, सेल्फ रूल एंड सिविल राइट्स कि उन पर कुछ भी थोपा नहीं जा सकता, वो इतने हैवी टैक्सेस पे करने से भी बच सकते हैं, उनका भी अपना राइट्स है, ये सब उन्हें कैसे पता चला? दिस वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड एफर्ट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब इधर एक टर्म है जो कि है पॉलिटिकल एक्टिविज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इन सिंपल टर्म्स, इज व्हेन पीपल टेक एक्शन टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। हमने देखा आईएनसी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या किया? वो पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज ही तो ला रहे थे, बट सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, वो एक्शन में ला रहे थे, अपने आइडियोलॉजीज को, अपने थॉट्स को एक्शंस में उसे ला रहे थे, खाली बातों में नहीं था। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म। आगे बढ़ते, अब हम देखने वाले कुछ की एलिमेंट्स, देखने वाले जो कि ये सर्ज क्रिएट किया among the people of the princely states, एंड कैसे ये सारे इवेंट्स एक साथ पुश करने लगे द इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड फिर हम इवेंचुअली बैकग्राउंड पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का कि कौन से और फैक्टर्स भी थे जो कि इस मूवमेंट को आगे पुश करने में मददगार बना। सो पहला है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी। सो बेसिकली पहले टाइम में कुछ राजा महाराजा बहुत रॉयल लाइफ जीते थे। फॉर एग्जाम्पल उनका बड़ा बड़ा महल था, ज्वेलरीज एंड उनके फंक्शंस, लाविश फंक्शंस, पार्टीज एक्सेट्रा। बट ये सब पैसा आम लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स लेकर आता था। ब्रिटिशर्स इनको सपोर्ट करते थे ताकि पूरा कंट्रोल रहे उनका। सो हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनडायरेक्ट रूल किया स्टेट्स पर, प्रिंसली स्टेट्स पर उन्होंने कैसे किया? बाय सपोर्टिंग देम। ब्रिटिशर्स इन राजाओं को सपोर्ट करते थे उनकी चीजों में, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस को लेना फ्रॉम पुअर पीपल, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ताकि वो अपना लाविश लाइफ जी सके, ताकि जो आम प्रजा है वो आवाज उठा ना सके, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स क्या था, सुप्रीम पावर था ऑन टॉप ऑफ ऑल दी प्रिंसली स्टेट्स। So many kings in princely states lived in luxury with British support. Ordinary people were poor
paid high taxes, and had few rights. The gap between the rich rulers and the poor people caused anger and demand for change. ये गुस्सा और ये डिमांड कि ये रूल या ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल खराब है और इसको चेंज हो जाना चाहिए, ये एक फैक्टर था जिससे नेशनलिज्म को एक पुश मिला। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एजुकेशन पॉलिटिकल अवेयरनेस। जब नए स्कूल और कॉलेजेस खुले, यंग लोगों ने डेमोक्रेसी और फ्रीडम के बारे में पढ़ना चालू किया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर दूसरे देश फ्री हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये सारे जो आइडियाज है या फिर जो इतने अच्छे अच्छे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, ये हमारे कंट्री में क्यों नहीं हो सकता। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन स्प्रेड इन प्रिंसली स्टेट्स। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन जो आया हमारे कंट्री में और जो प्रिंसली स्टेट्स में बढ़ने लगे, इससे लोगों को डेमोक्रेसी, लिबर्टी जो कि फ्रीडम होता है, एंड इक्वालिटी, सब आइडियाज के बारे में पता चला। इससे क्या हुआ, इससे educated people started asking for political reforms and more sane governance. उनको पता चला कि ऐसा भी पॉलिसी होता है और ऐसा भी सिस्टम है जिसमें लोगों को इक्वल राइट्स मिलता है, जिसमें उनका फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम, सिविल राइट्स मिलता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट में भी उनका से होता है। सो इसीलिए वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन के वजह से उनको इन आइडियाज के बारे में पता चला, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड मोर सेनली गवर्नेंस। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। Congress became powerful and British ruled India. This inspired nationalist feelings in the princely states. अब आईएनसी के बारे में लोगों को पता चला कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इन आइडियाज को बिलीव करता है और इन आइडियाज को ही इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इन प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग थे वो इनको सपोर्ट करने लगे, इनको ज्यादा वैल्यू देने लगे। Leaders from princely states worked with Congress and joined the fight for independence. जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लीडर्स थे, जो इन्हीं थॉट्स एंड आइडियाज को बिलीव करते थे और चाहते थे कि ये इम्प्लीमेंट हो उनके स्टेट में भी, इसलिए वो आईएनसी के साथ, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ज्वाइन होकर काम करने लगे और उनके साथ इस फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में साथ दिए। फिर आता है प्रजा मंडल मूवमेंट्स। प्रजा का मतलब होता है पीपल, तो प्रजा मंडल ग्रुप्स आम लोगों के लिए काम करते थे, राजा से डेमोक्रेसी और इक्वल राइट्स मांगते थे। इन शॉर्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि डेमोक्रेसी एंड रिलेटेड आइडियाज के बारे में किंग से राइट्स मांगते थे, इक्वल राइट्स मांगते थे। सो ग्रुप्स लाइक प्रजा मंडल वर फॉर्म्ड इन प्रिंसली स्टेट्स। They fought for political reforms, democratic rights, and to limit the power of the kings. These movements were often non-violent and inspired by the wider Indian nationalist movement. So देश में जो अलग अलग movements, non-violent movements चल रहे थे, उनसे इंस्पायर होते हुए ही ये भी non-violent होकर इन सारे चीजों के बारे में फाइट करते थे किंग से। तो मैंने जैसे बोला कि ये राजा से डेमोक्रेसी और इक्वल राइट्स का डिमांड करते थे और अपना ही अलग अलग मूवमेंट्स अपने स्टेट्स में इस्टेब्लिश करते थे। फिर है ग्लोबल पॉलिटिकल चेंजेस। अब ये रहा कि कैसे इंटरनल, दैट इज नेशनल चेंजेस या नेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा। अब बाहर, दैट इज इंडिया के बाहर ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा। सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, इसको हम आगे जाके WW1 करके भी एब्रिविएट करेंगे, सो आप ये ध्यान रखना। So after World War I, big empires around the world became weaker. People's way of thinking about politics started changing. Many in the princely states realized that colonial rule, that is the foreign control,
was ending. They began to join the growing movement of Indian nationalism. सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारे एम्पायर्स टूटने लगे, बहुत सारे कॉलोनियल रूल भी टूटने लगा, अलग अलग कंट्रीज फ्री होने लगे, और इन आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रैटर्निटी एक्सेट्रा इम्प्लीमेंट करने लगे, एंड पूरा सिस्टम ही बदलने लगा। तो लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा, एंड इससे उनको और ही भरोसा आया कि हम भी उन कंट्रीज का एक हिस्सा बन सकते हैं जो कि सिस्टम्स को अडॉप्ट करे। अब हमने पढ़ लिया कि कैसे नेशनलिज्म का आइडिया इन्फ्लुएंस किया, और कैसे अलग अलग स्फीयर्स में जो डेवलपमेंट्स हुए, कैसे वो लीड किए टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब वो सब तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में चल रहा था, और भी कुछ फैक्टर्स थे जो कि इन सारे अलग अलग मूवमेंट्स को ज्वाइन करके एक बिग मूवमेंट इस्टेब्लिश हुआ। So after 1919, the freedom movement spread to more places, included new groups, and used new ways of protest. वर्ल्ड वॉर वन, जो कि 1914 से 1918 तक चला, चेंज्ड इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज्ड। अब इंडिया तो ब्रिटिश का पार्ट था, और ब्रिटिश दूसरे एम्पायर्स और दूसरे कंट्री से भी लड़ रहा था, तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ डिफेंस में। मतलब डिफेंस के लिए ज्यादा मनी वाज रिक्वायर्ड। उन्होंने लोन्स भी लिए थे, और हायर टैक्सेस भी स्टैब्लिश कर दिया था टू पे ऑफ दीज लोन्स एंड टू मीट देयर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए कस्टम्स ड्यूटीज और इनकम टैक्स भी बढ़ाया गया, जो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। प्राइजेस डबल्ड 1913 से लेकर 1918 में। प्राइजेस डबल हो गए, जिसके वजह से कॉमन पीपल बहुत सफर हुए। एक तो टैक्सेस बढ़ो, उसके बाद ये प्राइस आम फॉर नॉर्मल चीजें, मतलब जो आम चीजों जिससे हम जीते, जैसे सॉल्ट, खानों के खाने की चीजें एक्सेट्रा का प्राइस ही डबल हो गया, तो कॉमन पीपल बहुत सफर हुए। विलेजेस वर फोर्स टू गिव सोल्जर्स, जो अगेन गुस्सा दिलाया उन्हें बहुत। 1918 से लेकर 1921 में क्या हुआ, नेचर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया इधर। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप फेल होने लग गए, जिसके वजह से फूड शॉर्टेज हुआ, और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हुआ। जैसे आप कोरोना देख रहे हैं, वो एक पैंडेमिक था, ये एपिडेमिक था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसके वजह से 12 टू 13 मिलियन डेथ्स हुए, दिस अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921। अब लोगों ने सोचा कि ये सब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, बट लोगों ने सोचा कि लाइफ वुड इम्प्रूव आफ्टर वॉर। ये जो प्राइजेस डबल हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, और ये कुछ ही समय का हमें दिक्कत हो रहा है, हम वापस से अपनी आम जिंदगी जीने लगेंगे एंड बेटर लाइफ जीने लगेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। महात्मा गांधी अराइव्ड ऑन द पॉलिटिकल सीन, ब्रिंगिंग न्यू एनर्जी टू द फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। अब सब जगह मूवमेंट्स हो रहे थे, एंड सब लोग अपने तरह से ट्राई कर रहे थे, बट जो वर्ल्ड वॉर वन था, ये हालत बिगाड़ने लगा। टैक्सेस बढ़ने लगे, प्राइजेस डबल हो गया, फिर पोस्ट टू गिव सोल्जर्स, विलेजेस वर फोर्स्ड टू गिव सोल्जर्स, और फिर नेचर का भी कंट्रीब्यूशन रहा इन टर्म्स ऑफ क्रॉप फेलियर, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिससे बहुत सारे डेथ्स हुए। सो ये वाले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ये मूवमेंट्स जो सब जगह चल रहे थे उसको वीक कर दिया। बट फिर आए महात्मा गांधी, जो अलग ही एनर्जी अपने साथ लाए, और एक नया जोश से फाइट करने लगे अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। सो ये लाता है हमें टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। ये 2 साल का था, दैट इज 1920 से लेकर 1922 तक। अब ये सिर्फ 2 साल तक क्यों चला,
जलियांवाला बाग इंसिडेंट और रोलैट एक्ट के वजह से लोग लोग बहुत शॉक हो गए। बट चौरी चौरा एक इंसिडेंट है जो हम केस स्टडी पढ़ेंगे, उसमें वायलेंस होने लगा, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। दिस इज बिकॉज महात्मा गांधी डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस। और जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जहाँ बहुत लोगों को मारा गया, फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेशन को आग में पुलिस स्टेशन को मतलब आग पुलिस स्टेशन में लगा देना, जिससे 22 पुलिसमैन मर गए थे, और भी खतरनाक चीजें करने लगे थे लोग। इसके वजह से महात्मा गांधी को इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा। तो अब बस हम पढ़ लेते कि ये रोलैट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग से क्या हुआ, और थोड़ा सा इंटरनेशनल एस्पेक्ट को भी देखेंगे कि किस चीज के वजह से आगे ये मूवमेंट बंद हुआ, और इससे फिर क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ दूसरे मूवमेंट को स्टार्ट होने में। सो 1919 में ब्रिटिश पास थी रोलैट एक्ट दैट अलाउड अरेस्टिंग विदाउट ट्रायल। पीपल ने इसको ब्लैक एक्ट बोला। तो बेसिकली रोलैट एक्ट क्या था, ये लोगों को, दैट इज अ पुलिसमैन को पावर दे दिए थे कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट इवन गिविंग ट्रायल। कोर्ट में जाने के बगैर, विदाउट गिविंग एनी एविडेंट रीजन, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं। ये उन्होंने क्यों किया, ये उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो प्रोमिनेंट लीडर्स को, जो लोग जिनके जिनके वजह से मूवमेंट और स्ट्रांग बनता गया, उनको ही हम जेल में डाल दें ताकि दूसरे लोग कमजोर होकर इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दें। अब ये रोलैट एक्ट के वजह से प्रोटेस्ट होने लगे। 6 अप्रैल 1919 को एन ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ, जिसको हड़ताल बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। सो बेसिकली पंजाब में गैदरिंग, बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ था, जहाँ वो इन्हीं बातों के बारे में बात कर रहे थे और लोगों को और इन्फॉर्म्ड बना रहे थे रिगार्डिंग महात्मा गांधी के आइडिया के बारे में, और किस तरह पूरे देश में मूवमेंट चल रहा है और वो इस मूवमेंट में कैसे हिस्सा बन सकते हैं और इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस इस गैदरिंग जब चल रहा था, तब ब्रिटिशर्स ने इन पर फायरिंग शुरू किया, एंड इसके वजह से बहुत सारे लोग मर गए। उन्होंने एंट्री गेट पर ही पूरा अपना फोर्स लगा दिया था ताकि लोग एस्केप ना कर सके, और यहाँ से ही शूटिंग करने लग गए थे उन पर। इसमें सब मरे। एक और एक बहुत सैड इंसिडेंट है कि जब लोग भागने लगे थे, तो वहाँ एक वेल था, वहां पर लोग कूदने लगे थे फायरिंग से बचने के लिए। बट इसमें इतने सारे लोग कूदने लगे कि एक दूसरे के सफोकेशन और एक दूसरे के वजन वजन से ही दबने लगे, और इसमें भी मरने लगे लोग। बहुत सारे लोग तो वॉल्स के वॉल्स को क्लाइम करके भी escape करने का ट्राई किए, बट उधर ही उनको शॉट किया गया। सो ये बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ था, और इसके वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड टाइटल को गिव अप कर दिया। सो बेसिकली कॉलोनियल इंडिया में अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज को टाइटल्स दिया जाता था, तो रविंद्रनाथ उनमें से एक थे जिनको नाइटहुड का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया। तो अब रविंद्रनाथ ने इस टाइटल को दे दिया वापस से, बिकॉज ये एक बहुत ही बुरा चीज ब्रिटिशर्स ने किया था। अब हम एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट को देखते हैं। अब थोड़ा मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। सो लॉन्च्ड बाय कांग्रेस इन दिसंबर 1920, जहां गांधी जी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट के तहत बहुत सारे लोगों को जो टाइटल्स मिला वो गिव अप कर दिए। गवर्नमेंट स्कूल्स, कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स को भी यहाँ से टीचर्स ने छोड़ना शुरू कर दिया। बच्चे लोग स्कूल से निकलने लगे, टीचर्स भी स्कूल से निकलने लगे। जो इंडियन लॉयर्स थे वो कोर्ट से रिजाइन दे दिए, और फॉरेन गुड्स को उन्होंने बाइकआउट किया। स्वदेशी को प्रमोट किया गया, दैट इज इंडियन मेड गुड्स।
एंड उन्होंने बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट खोले जैसे काशी विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। उन्होंने अपना खुद के स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये तो फिलहाल हाँ कॉलेजेस को उन्होंने खुद बनाने लगे टू ब्रॉडन द एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी। बट कुछ बहुत ही बुरा हुआ, दैट इज 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जहां लोगों को इतना गुस्सा आ गया बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड ऑल। उन्होंने 22 पीपल को मार डाला। दैट इज मैं जो बोल रहा था, पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। तो बेसिकली पुलिस स्टेशन को उन्होंने बाहर से बंद कर दिया था और पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, तो अंदर के जो पुलिस में थे वो मर गए। और बहुत ही ज्यादा वायलेंट मूव्स किए गए थे इस इंसिडेंट में। तो इसके वजह से क्या हुआ, वायलेंस वेंट अगेंस्ट गांधीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे और उनका फाइट भी नॉन वायलेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट जहां ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक वायलेंट टर्न लेने लगा, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था। इसका इम्पैक्ट क्या था? इसका इम्पैक्ट ये रहा कि ये एक इंक्रीज्ड मास पार्टिसिपेशन लाया, स्ट्रेंथेंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड encouraged सेल्फ एंड sacrifice फॉर द नेशन। हमने देखा कि बहुत सारे लोग स्कूल्स कॉलेजेस सब छोड़े, तो वो क्या बताता है कि वो सेल्फ रिलायंट है, वो अपने कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तो ये गांधी जी को पसंद आया। सेकेंडली हमने देखा कि मास पार्टिसिपेशन से क्या क्या हो सकता है। तो ये सारे गुड डेवलपमेंट्स थे जो महात्मा गांधी ने विटनेस किया इस मूवमेंट को इस्टेब्लिश करने के बाद। और भले ही उन्होंने ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बट उन्होंने देखा कि इतने तीन जो डेवलपमेंट्स हुए थे इस मूवमेंट में, ये बहुत ही बड़ा वेपन्स बन सकते हैं टू डिफीट दी ब्रिटिशर्स। फिर पढ़ते हैं द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन दी स्टेट्स। तो हमने एक बड़ा सा नेशन वाइड हमने देख लिया कि नेशन वाइड कैसे पूरा मूवमेंट चला। अब देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में कैसे हुआ था। सो हमारा फोकस पीसेंट्स पे होने वाला है। सो द पीसेंट मूवमेंट इन शेखावती राजस्थान। सो शेखावती वाज पार्ट ऑफ द जयपुर princely state, present day Rajasthan जो है। Land was divided into Jagir given to military chiefs instead of salary and खालसा लैंड्स। सो जो पूरा लैंड था वो डिवाइडेड था जागीर में और खालसा लैंड्स में। जागीर क्या है? जागीर बेसिकली मिलिट्री चीफ्स को जागीर मिलता था, दैट इज पीस ऑफ लैंड। उनको सैलरी नहीं बट उनको लैंड दिया जाता था। अब जो जागीर होल्डर्स हैं, जो ये मिलिट्री चीफ्स है, जो ये लैंड जिनको जो लैंड मिला है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विसेज टू द रूलर। तो उन्होंने जो रूलर को मिलिट्री सर्विसेज दिए, उसके बजाय जो उनको लैंड मिला है वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। एक और एक फोटो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? शेखावतीज फर्स्ट मास मूवमेंट एम्ब्रेस स्वदेशी गुड्स एंड बाइकॉटेड फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ के लोग भी किस तरह से स्वदेशी को अपनाया और फॉरेन गुड्स को बाइकॉट किया एज अ साइन ऑफ सेंडिंग ब्रिटिशर्स बैक। प्रेजेंट सॉरी पीसेंट मूवमेंट इन शेखावती जो हम पढ़ रहे थे उसको आगे और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो इन राजस्थान जयपुर स्टेट, खालसा लैंड जो हमने खालसा लैंड देखा था वो डायरेक्टली रूल्ड था स्टेट से, डिडंट एग्जिस्ट, ऑल लैंड वाज अंडर जागीरदास। सो बेसिकली खालसा लैंड जो होता है वो उस लैंड को बोलते हैं जो कि डायरेक्टली स्टेट के रूल के अंदर है, स्टेट्स रूल उस पर चलता है। बट बेसिकली ये एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सारे लैंड ही जागीर दास के थे, मतलब पूरा जगह ही जागीर दास का था। कोई इसमें राजा का, आई मीन द रूलर का कोई भी ये नहीं था, कोई भी उनका यहाँ पर रूल नहीं चलता था, बस जागीर दास का चलता था। सिकार वॉज द बिगेस्ट जागीर। सिकार एक जगह है, वो सबसे बड़ा पीस ऑफ लैंड था। दैट मेक्स अप 35% ऑफ जयपुर टोटल रेवेन्यू। Jagirdas charged heavy taxes from peasants. The rates were fixed and changed anytime they wanted. तो अब ये डायरेक्टली स्टेट के रूल के अंदर नहीं था। तो और
चीफ मिलिट्री के अंडर था, अलग अलग पीस ऑफ लैंड। तो अपने हिसाब से करते थे जो भी उनके मन में आए। हैवी टैक्सेस इम्पोज करते थे पीसेंट्स के ऊपर, और जब चाहे वो बढ़ा देते थे और कुछ भी करते थे। कोई लॉ नहीं था जो कि इन पीसेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके इनके हार्श बिहेवियर से। सो क्या हुआ, दे हैड टू पे हाई रेवेन्यू, उनको एक्सप्लॉयटेशन का भी सामना करना पड़ता था। और नेचुरल डिजास्टर्स जो आए वो तो अलग, उसका भी जो जैसे क्रॉप फेलियर हुआ उसका अलग लॉस उन्हें उठाना पड़ता था। तो पीसेंट्स का हालत बहुत बुरा हो रहा था। सो द मूवमेंट स्टार्टेड विद local farming issues but grew into an anti-British movement. उनको सपोर्ट मिला कांग्रेस से, और 1921 में चिरावा सेवा समिति एक समिति बना। उन्होंने क्या किया, दे लेड द फर्स्ट बिग प्रोटेस्ट, दैट इज बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स, एम्ब्रेस स्वदेशी, शट लिकर शॉप्स, रिफ्यूज टू ओबे फ्यूडल अथॉरिटीज। फ्यूडल अथॉरिटीज मतलब जो जैसे ये जागीरदार थे, उनका जो, बिकॉज उन वो जो भी मन में आए वो कर लेते थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनका जो वो जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को फ्यूडल अथॉरिटीज बोलते हैं। और उनको वो रिफ्यूज करने लगे कि हम नहीं सुनेंगे तुम्हारे बात, हम ये पेमेंट्स नहीं करेंगे, इतने हाई टैक्स नहीं देंगे, जो करना है कर लो। Even after leaders were arrested, movement continued and eventually ended the Jagirdari system in 1950s. ये जो मूवमेंट था, इसमें भले लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट कर दिया था, बट तो भी पीपल इतने स्ट्रांग थे और इतने डिटरमाइंड थे कि उन्हें इस जागीरदारी सिस्टम को रोकना ही है, और उन्होंने रोक दिया इन दी 1950s। अब हम देखते हैं एक और एक पीसफुल मूवमेंट जो कि अवध में था, जो बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। सो अवध उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ पर पीसेंट सफर्ड अंडर द तलुकदारी सिस्टम, दैट इज द बिग लैंडलॉर्ड्स कलेक्ट कॉल्ड तलुकदार्स। तो हमने देखा कि शेखावती में कैसे लैंड्स पर जागीरदारी सिस्टम चल रहा था, यहाँ पर भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिस्टम चल रहा था जो कि तलुकदारी सिस्टम है। After an 1857 revolt, Talukdars regained their powers, charged higher rents, evicted peasants, took illegal taxes. So again, ये जो तलुकदार्स है, जो लैंडलॉर्ड्स है, वो हैवी टैक्सेस लेते थे, रेंट्स लेते थे, और इलीगल वे में भी पैसा कमाते थे। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो प्राइस राइज जो हुआ था उससे पीसेंट्स का लाइफ तो और बिगड़ गया, क्योंकि उन्हें हायर पेमेंट इनको करना ही है। और साथ ही साथ जो नॉर्मल उनको कल्टीवेशन के लिए जो नॉर्मल सामान लेना है, या खुद को सस्टेन करने के लिए भी जो सामान चाहिए होते थे, वो सब भी बहुत महंगा होते गया। 1919 में यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा फॉर्म हुआ, जिसमें 450 प्लस ब्रांचेस थे। बाय जून 1919 450 प्लस ब्रांचेस ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा फॉर्म हुआ था। एंड 1920 में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा लॉन्च किया था, जिसका 300 प्लस ब्रांचेस बने इन अ मंथ। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी अर्ज किया कि वो विजिट करे इन विलेजेस को, और जो विलेजेस की जो ग्रीवेंसेस है उनको सुने। तो उनके क्या क्या डिमांड्स थे इस मूवमेंट से, दैट इज टू रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, स्टॉप एविक्शंस, नो अनपेड लेबर, बाइकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, एंड रिफ्यूजल टू वर्क फॉर देम। तो ये जो ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड से जो एक्स्ट्रा मनी लेते थे, उनको उनसे उनका काम, वो उनके लिए काम ना करे। तो ये सारे उनके डिमांड्स थे। तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने किन किन चीजों को एम्प्लॉय किया टू अचीव दीज डिमांड। तो उन्होंने पेटिशंस फाइल किए, मीटिंग्स किया, रेवोल्यूशंस किया वाया लोकल पंचायत्स। Later, violence like looting also occurred, which changed the nature of the movement. So ये जो movement चल रहा था, पीसफुल मूवमेंट इन अवध, ये पहले तो नॉन वायलेंट था, बट धीरे धीरे एक वायलेंट टर्न इसमें भी आने लगा, बिकॉज लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे। सो वायलेंस लाइक लूटिंग भी चालू हो गया। सो बेसिकली ये मूवमेंट नॉन वायलेंस से अगेन वायलेंट हो गया था। अब आता है किसानिन सभा एंड जागी देवी। सो किसानिन सभा क्या था, वुमेन्स विंग ऑफ अवध किसान सभा। जो अवध किसान सभा था उसका वुमेन विंग था किसानिन सभा। जागी देवी एक लीडिंग वॉइस थी फॉर द पीसेंट्स, फॉर द वुमेन पीसेंट्स।
She was not literate but understood the struggles of peasants well, married Baba Ramchandra, and joined him in the fight. She also took part in the civil disobedience movement and Quit India movement. She continued to fight for justice even after Baba Ramchandra's death. सो उनका भी जागी देवी के भी बहुत अच्छा रोल रहा in fighting against the oppression done on peasants and also supported the nationwide movements as the civil disobedience movement and the Quit India movement. अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो कि बालिया यूपी में हुआ था. सो गांधी जी ने लॉन्च किया द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942. Next day, most Congress leaders, including Gandhi, were arrested. तो जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, नेक्स्ट डे उन सारे लीडर्स को जेल कर दिए ब्रिटिशर्स ने. ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको तो करना ही था कि उनको लीडर्स को हटाना था ताकि जो दूसरे लोग थे वो डर जाए एंड देन मूवमेंट अगेन कॉल ऑफ हो जाए. पीपल कंटिन्यूड द मूवमेंट ऑन देयर ओन, बट ये हुआ नहीं. लोगों ने अपना मूवमेंट को चालू ही रखा, जारी रखा. इसके साथ साथ कुछ पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप्स भी होने लगे और इसके वजह से क्या होने लगा, ब्रिटिश रूल वीक होने लगा. उनको लगने लगा कि अब हमारा जो डर था, खौफ था और हमारा जो रूल चल रहा था अच्छे से, वो अब वीक होने लग रहा है. आता है कि इंडियंस सच में अब चाह रहे थे सेल्फ रूल हो और डिटरमाइंड थे ये करने के लिए. तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो फॉर्म हुए थे, जो मैं यहाँ पर बोल रहा था, उनमें से जो फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था was in Balia, that is UP, under Chitu Pandey and Shiv Mangal Singh, August 1942. Forced British collected to hand over power and release leaders. तो ये जो गवर्नमेंट था ये इतना स्ट्रांग था कि उस जगह के ब्रिटिश कलेक्टर को उन्होंने पावर से निकाल दिया और रिलीज द लीडर्स जो उन्होंने कैद करके रखा था उनको फ्री कर दिया. गवर्नमेंट लास्टेड ब्रीफली बिफोर लीडर्स हैड टू फ्ली. तो ये गवर्नमेंट भी कुछ ही टाइम के लिए सस्टेन कर पाया, बट एज यूजुअल थोड़ा ब्रिटिशर्स ने अगेन अपना स्ट्रेंथ शो करके उन्होंने लीडर्स को भगा दिया. फिर सताराज प्रांतीय सरकार महाराष्ट्र. तो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ये एक और एक ऐसा गवर्नमेंट है जो फॉर्म हुआ था महाराष्ट्र में. ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट था जो चल रहा था अलोंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इनके लीडर का नाम था नाना पाटिल और ये 1945 तक काम किया था. उन्होंने जस्टिस थ्रू न्याय मंडल लाइब्रेरीज एंड एजुकेशन प्रमोटेड. तो उन्होंने जस्टिस प्रोवाइड किया था थ्रू न्याय मंडल. जो आज के कोर्ट्स थे वो उस टाइम में न्याय मंडल्स फॉर्म किए थे जिधर से जस्टिस दिया गया था लोगों को. लाइब्रेरीज और एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया था ताकि लिटरेसी बढ़े एंड लोग और भी और अवेयर हो और इस न्यू सिस्टम को अडॉप्ट करें और समझे कि ये न्यू सिस्टम कैसे आया और ये कैसे बेनिफिशियल है ब्रिटिश राज से. सो दैट्स इट. हमने कर लिया, हमने चैप्टर खत्म कर दिया, हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिए हैं. ये मोस्टली सिंस ये हाफ ईयरली सीरीज है तो ये एक रिवीजन सेशन ही था, एक बहुत डिटेल्ड रिवीजन सेशन जहाँ सारे इम्पोर्टेंट और की पॉइंट्स को मैंने कैप्चर करने का कोशिश किया है. आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपने जो आप इसको रिलेट भी कर पाए होंगे कि कैसे एक इवेंट हुआ उसको कैसे दूसरा इवेंट के साथ रिलेट किया गया एंड सो ऑन. अब हम एक छोटा सा टाइमलाइन देख लेते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग. सो 1919 में द रोलैक्ट एक्ट वाज पास्ड एंड 6 अप्रैल में हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अक्टूबर में द अवध किसान सभा वाज फॉर्म्ड. 1921 में शेखावती's फर्स्ट मास मूवमेंट बाय चिरावा सेवा समिति and 1922 में 11 February the Chauri Chaura incident occurred and 1942 में parallel governments were formed in Balia under the leadership of Chitu Pandey and Shiv Mangal Singh and 8 August क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया. तो हम एक रफ
ब्रीफली देख लेते हैं कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट कुछ स्टेट्स में कैसे उसका असर दिखाई दिया। सो राजस्थान में हमारा पीस एंड मूवमेंट चला इन शेखावत, वेर इनिशियली अग्रेरियन रिवोल्ट था, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज के लिए रिवोल्ट था। बट फिर ये एक प्रोटेस्ट बन गया या एक मूवमेंट हो गया अगेंस्ट द जागीरदारी सिस्टम लेड बाय चिरावा सेवा समिति, लीडिंग टू द अबॉलिशन ऑफ जागीरदारी 1950। प्रजा मंडल मूवमेंट भी हुआ था। जो मोटिव था वो था टू फाइट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ प्रिंसेस। प्रोमिनेंट लीडर्स वर मानिक्या लाल वर्मा, काय नारायण व्यास एंड अदर्स। यूपी में किस तरह से इस मूवमेंट का असर देखा गया था, दैट इज अवध किसान सभा मूवमेंट लेड बाय बाबा रामचंद्र अगेंस्ट द तालुकदारी सिस्टम, डिमांड्स अगेंस्ट हाई रेंट, ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, एविक्शंस। उनके कुछ की सेंटर्स यहाँ पर है, उनके की सेंटर्स आए। क्विट इंडिया मूवमेंट इन वालिया, यहाँ पर फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट इन इंडिया देखा जाता है जो कि चीतू पांडे और शिव मंगल सिंह ने लीड किया था। कांतापुरा प्रोडक्शन में देखा था कि लिटरेचर से भी कैसे लोगों ने इस मूवमेंट को कंट्रीब्यूट किया था। सो कांतापुरा एक नोवेल है जो राजा राव ने लिखा था साउथ इंडिया में। मतलब साउथ इंडिया जो नोवेल था दैट वाज सेट इन साउथ इंडिया, और वो कांतापुरा विलेज पर सेट था। दिस इज अ विलेज रूटेड डीपली इन ट्रेडिशंस एंड कास्ट सिस्टम। ये एक विलेज है जहाँ ट्रेडिशंस को बहुत माना जाता है और कास्ट सिस्टम में बहुत प्रेवलेंट था। मूर्ति इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल हु इज अ स्टॉन्च गांधीयन। तो एज अ स्टोरी उन्होंने नरेट किया उस जगह के बारे में, कांतापुरा के बारे में एंड उसके इश्यूज के बारे में। रंगामा एंड रत्ना आर टू इम्पोर्टेंट वुमेन कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल। उन्होंने वुमेन कैरेक्टर्स को भी इसमें इस्टेब्लिश किया एंड उनका भी कैसा कंट्रीब्यूशन रहा और उस सब के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे इस नोवेल में। सो यप, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मैं पार्ट वन और पार्ट टू को कंबाइन कर दूंगा एंड इससे हमने हाफ ईयरली सीरीज का चैप्टर नंबर 4, मतलब हाफ ईयरली सीरीज का ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। मैं क्वेश्चन राइटिंग सेशंस भी लूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम आंसर्स को इफेक्टिवली लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा एंड इस तरह से हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को क्रैक कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर supporting this channel and also liking my videos। अगर आपके कोई suggestions हैं या फिर आपको कुछ और भी जानना हो या आपको चैप्टर्स को और डेप्थ में समझना हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने व्यूज आइडियाज को बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू incorporate them and give you the best content available। Thank you so much and see you in the next one।